हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अनुराग। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सिविल सूट के प्रोसीजर के बारे में। कैसे एक सूट इनिशिएट होता है और वो किन किन स्टेजेस के थ्रू जाता है और एक जजमेंट अराइव होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमें इतना तो पता है कि एक सिविल सूट कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर से गवर्न होता है और कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर अपने आप में एक प्रोसीजरल लॉ है। तो हमें पहले इसको जानना होगा। लॉ को आप दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हो। एक होता है सब्सटेंटिव लॉ और एक होता है प्रोसीजरल लॉ। अब सब्सटेंटिव लॉ वो होता है जो आपको राइट देता है, आपको ड्यूटी देता है, और प्रोसीजरल लॉ का वर्क ये होता है कि अगर कोई पर्सन आपका सब्सटेंशियल राइट या सब्सटेंशियल ड्यूटी वायलेट करे तो उसकी रेमेडी कैसे ली जाए। तो क्या मैकेनिज्म होगा जिससे आप रेमेडी ले सको अपने सब्सटेंशियल राइट के वायलेशन का। तो दैट मीन्स सीपीसी प्रोसीजरल लॉ है, कहीं ना कहीं वो आपको ये बताता है कि अगर आपका कोई राइट है और वो राइट अगर वायलेट किया गया तो क्या प्रोसीजर होगा जिसके थ्रू आप एक रेमेडी ले सको कोर्ट के द्वारा। अब सीपीसी को अगर देखें तो सेक्शन 26 बोलता है कि अगर आपको सूट इनिशिएट करना है तो आपको एक प्लेंट फाइल करनी होगी। अब इसके लिए पहले हम पार्टीज़ के बारे में जानते हैं। देखिए, जो सूट फाइल करता है उसको आप प्लेंटिव बोलते हो, जिसके अगेंस्ट सूट फाइल किया जाता है उसको आप डिफेंडेंट बोलते हो। अब प्लेंटिव का काम है प्लेंट फाइल करना और डिफेंडेंट का काम है प्लेंट का रिप्लाई सबमिट करना, जिसको आप रिटर्न स्टेटमेंट बोलते हो। सेक्शन 26 बोलता है कि एक प्लेंट फाइल की जानी चाहिए अगर कोई सूट इनिशिएट करना चाहता है। तो प्लेंट एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें प्लेंटिफ अपना कॉज ऑफ एक्शन मेंशन करता है कि वो क्यों सूट फाइल करना चाहता है, अपना राइट बताएगा, किसने वायलेट किया वो राइट ये भी मेंशन होगा, क्या रेमेडी चाहिए वो भी मेंशन होगी। फिर प्लेंट को फाइल किया जाता है कोर्ट में। अब एक बार प्लेंट फाइल कर दी तो कोर्ट बहुत सी चीज़ें चेक करेगा कि आपका कॉज ऑफ एक्शन मेंशन है या नहीं है, प्रॉपरली वैल्यूड सूट है या नहीं, स्टैम्प ड्यूटी लगाई गई है या नहीं, प्लेंट को आपने डुप्लीकेट में सबमिट किया है या नहीं। अगर इनमें से कुछ चीज़ें आपने नहीं की तो आपकी प्लेंट को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप दोबारा नहीं फाइल कर सकते प्लेंट। आप दोबारा भी फाइल कर सकते हैं, इवन कोर्ट की परमिशन से आप प्लेंट को अमेंड भी कर सकते हैं और वो चीज़ें मेंशन कर सकते हैं जो आपने लास्ट टाइम मिस कर दी थी, जिसकी वजह से आपका सूट रिजेक्ट हो गया था। बट लेट्स से फॉर द पर्पज़ ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि आपकी प्लेंट प्रॉपरली इंस्टीट्यूट हो चुकी, उसमें कोई कमी नहीं थी, तो अब कोर्ट को समन सेंड करना पड़ेगा डिफेंडेंट को। अब समन कोर्ट भी सेंड कर सकता है और चाहे तो प्लेंटिफ के थ्रू भी समन दिया जा सकता है। एक बार समन रिसीव हो जाए डिफेंडेंट को तो डिफेंडेंट को 30 डेज मिलते हैं अपना रिटर्न स्टेटमेंट सबमिट करने के लिए। ड्यू टू सम रीज़न वो नहीं कर पाता सबमिट तो वो टाइम को एक्सटेंड किया जा सकता है, बट नॉट मोर देन 90 डेज। अब डिफेंडेंट जब भी अपना रिटर्न स्टेटमेंट सबमिट करता है तो वो डिफेंडेंट सारे ग्राउंड मेंशन करेगा कि सूट को क्यों इंस्टीट्यूट नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो अपने फेवर की बात करेगा। ऐसे में वो कोई काउंटर क्लेम भी रेज कर सकता है, कोई सेट ऑफ है तो वो सेट ऑफ भी क्लेम कर सकता है अपने रिटर्न स्टेटमेंट में। अब एक सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है, डिफेंडेंट को समन सेंड किया गया बट डिफेंडेंट अराइव ही नहीं हुआ, तो ऐसे में कोर्ट एक्स पार्टे ऑर्डर भी कर सकता है, सिर्फ प्लेंटिफ की सुन के जजमेंट भी दे सकता है। इसको आप एक्स पार्टे डिक्री बोलोगे, लेकिन इस एक्स पार्टे डिक्री को रीजनेबल ग्राउंड पे सेट असाइड किया जा सकता है बाय डिफेंडेंट। चलिए मान लेते हैं कि प्लेंट प्रॉपरली इंस्टीट्यूट की जा चुकी है और रिटर्न स्टेटमेंट भी फाइल किया जा चुका है प्रॉपरली। अब कोर्ट दोनों को एग्जामिन करेगा, दोनों के ग्राउंड्स देखेगा और फिर डिसाइड करेगा कि कोई इशू बन भी रहा है या नहीं। कोर्ट को आके डिसाइड करना है केस को, और डिसाइड करने के लिए इशू फॉर्म करना ज़रूरी है। तो अगर इशू ही नहीं फॉर्म हो पा रहे, कोई रीज़न ही नहीं है सूट फाइल करने का, तो सूट को डिसमिस किया जा सकता है फर्स्ट हियरिंग पर ही। लेकिन अगर इश्यूज फ्रेम हो रहे हैं तो कोर्ट इशू फ्रेम करेगा कि क्या कोर्ट को डिसाइड करना है। सपोज ए का कोई राइट था जो बी ने वायलेट कर दिया। अब ऐसे में इशू फॉर्म हो सकता है कि क्या ए का कोई राइट एग्जिस्ट करता है, और अगर करता है तो क्या वो राइट बी ने वायलेट किया है, और अगर किया है तो ए को क्या क्या रेमेडीज दी जानी चाहिए। पार्टीज को एग्जामिन करेगा, विटनेसेस को एग्जामिन करेगा, डॉक्यूमेंट्स देखेगा और एट द एंड जजमेंट देगा। अब जिस दिन केस फिनिश होता है उसी दिन जजमेंट दिया जा सकता है, बट कोर्ट चाहे तो कोई फ्यूचर डेट भी सेट कर सकता है, नॉट मोर देन 30 डेज। बट अगर सर्कमस्टांसेस कुछ एक्सेप्शनल नेचर के हैं तो हो सकता है कि 60 डेज तक एक्सटेंड कर दिया जाए। अब एक बार जजमेंट आ जाए तो फिर डिक्री आती है, 15 डेज के अंदर अंदर डिक्री आ जाती है। डिक्री जिस भी पर्सन के फेवर में होगी उसको आप बोलोगे डिक्री होल्डर,
और जिस भी पर्सन के अगेंस्ट में होगी उसको बोलोगे आप डिक्री डेप्टर। अब एक बार डिक्री आ जाए तो अब आता है रोल एग्जीक्यूशन का। अब ऐसे में एग्जीक्यूशन के लिए अप्लाई किया जाएगा बाय डिक्री होल्डर। सेपरेट एग्जीक्यूटिंग कोड बनाई हुई है जिसमें वो अप्लाई कर सकता है डिक्री को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो ये था आपका एक सिविल प्रोसीजर। अब ये जनरल प्रोसीजर है, हो सकता है इसमें डिफरेंट इश्यूज़ आपके सामने आ जाएं। मैंने आज की वीडियो में आपको जनरल प्रोसीजर डिस्कस किया आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। अगर आप चाहते हैं हर एक स्टेज को डिटेल से पढ़ना, आप चाहते हैं कोई कोर्स ज्वाइन करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है गूगल फॉर्म का, आप उसको फिल आउट कर सकते हैं। 24 आवर के अंदर मैं आपसे कनेक्ट करूँगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर कर दीजिए उन सभी लोगों के साथ जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है। विद दिस आई वुड लाइक टू एंड थैंक यू वेरी मच।